ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की लैन को देखते हैं जो कि रुआन की डायरी पढ़ रही होती है और रुआन ने उसमें लिखा होता है कि मैंने उस लड़की को तब बचाया था जब वो माउंटेन से नीचे कूद गई थी। उसको बहुत ही ज़्यादा चोटें आई थी लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था। फिर 6 जुलाई को सेकंड टाइम मैं लैन को एक ऑक्शन में छोड़कर गया था, वो भी एक लड़के लिन की वजह से। ये सब कुछ पढ़कर लैन बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और फिर वो उस डायरी को बंद करके कहती है, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि ये सब तुमने मेरी बहन किंग के लिए किया है। तुम तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। और फिर दूसरी तरफ हम लोग सेक्रेटरी रुआन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी से रिजाइन कर देता है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं जबकि आप जानते हैं कि लैन आपको बहुत पसंद करती है, क्या आप उसको छोड़कर जा सकते हैं। इस बात पर रुआन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि हर कोई यहाँ पर जानता है कि रुआन लैन के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। उसने अपनी बॉडी पर उसके लिए बुलेट बर्दाश्त की, उसके लिए अल्कोहल पी, यहाँ तक कि उसने उसके लिए हेड सर्जरी भी करवा ली है। लेकिन यहाँ पर असल मैच के बारे में कोई भी नहीं जानता। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि एक ग्रेव पर जाता है, वो किंग की होती है। वहाँ पर जाकर वो एक बुके रखता है और फिर वो कहता है कि मैं कभी भी लैन से प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन यानी कि किंग से प्यार करता था। लेकिन शायद ये बात कोई जानता नहीं है अभी तक। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम लोग देखते हैं किंग का एक्सीडेंट हो चुका होता है। तभी वहाँ पर रुआन भागता हुआ आता है और उसको संभालता है। तो किंग उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बोलकर जा रही हूँ, सबसे पहले कि तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना, और सेकेंडली ये कि लैन बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो कभी भी तुम्हारा उस तरह ख्याल नहीं रख सकेगी जैसे मैं रखती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बहन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो रुआन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी तुम कुछ भी मत बोलो, अभी तुम्हें ठीक होकर वापस आना है। लेकिन किंग की डेथ वहीं पर ही हो जाती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और रुआन किंग को कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हें भुला ही नहीं पाया हूँ। मैंने लैन का 5 साल ख्याल रखा लेकिन तुम अभी तक मेरे माइंड में हो। मैं भी तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। फिर उसके बाद रुआन को एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि लैन कार रेसिंग करना चाहती है, प्लीज तुम जल्दी पहुंच जाओ। ये सुनकर रुआन फौरन से वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि कार रेसिंग वाली साइड पर पहुंच चुकी होती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसको मना करती हैं कि प्लीज तुम इस तरह कुछ भी मत करो, तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो वो एक वेल नोन फैमिली है, बहुत से लड़के तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की, तुम्हारे पास सब कुछ तो है लाइफ के अंदर। पिछली दफा भी जब तुमने ये किया था तो तुम्हारी हड्डी टूट गई थी टांग की, इस दफा तुम क्या चाहती हो। एक दफा तुमने लिन के लिए स्काई डाइविंग भी की थी। उधर ही दूर हम लोग एक लड़के को खड़े हुए देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। वो ये सब कुछ बहुत शौक से देख रहा था, लेकिन लैन किसी की भी बात नहीं सुन रही होती है। तो रुआन आगे बढ़ता है और लैन से कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। फिर वो उससे हेलमेट ले लेता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है और फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और रुआन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग लड़कियों को देखते हैं। एक लड़की कहती है कि रुआन को तो बिल्कुल भी इस तरह ड्राइविंग करनी नहीं आती और वो बहुत हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा है, इस तरह तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर लैन सोचती है कि अच्छा तो रुआन ये सब कुछ तुम शायद मेरे लिए कर रहे हो, यानी कि मेरे लिए तुम अपनी लाइफ पर भी गिव अप कर सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि हाई स्पीड की वजह से रुआन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग भागकर उसके पास आते हैं और वो फिर बाहर निकलकर लैन को कहता है कि देखा मैं जीत गया ना, और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर रुआन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब उसको होश आता है तो लैन उसको कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात अभी से बता दूं कि चाहे तुम मेरे लिए कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं कर सकती हूँ, तो तुम्हारा ये सब कुछ करना बिल्कुल बेकार है। तो रुआन सोचता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी लाइकनेस के लिए कर भी नहीं रहा, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती और कभी भी नहीं करोगी, लेकिन ये सब कुछ मैं उस प्रॉमिस की वजह से कर रहा हूँ जो मैं किंग से कर चुका हूँ। फिर रुआन लैन को सिर्फ इतना ही कहता है कि ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लैन कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर एडमिट हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यह सुनकर रुआन स्माइल करता है। तभी लैन के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि लिन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो फिर लैन कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और तभी हम लोग देखते हैं उसके जाने के बाद रुआन अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो हम देखते हैं कि उसको ब्लीडिंग हो रही होती है।
वो नर्सेस को भी बुलाने वाला होता है। उधर हम लोग नर्सेस की बातें सुनते हैं। वो कह रही होती हैं कि एक VIP आया है जिसका नाम लिन है और उसके लिए सारे स्टाफ को उसका ख्याल रखने के लिए कह दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर और कोई भी नर्स नहीं बची है। फिर रुआन अपनी मेडिसिन उठाने लगता है लेकिन वो शीशी नीचे गिर जाती है और साथ ही वो खुद भी नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसको और भी इंजरीज हो जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुआन को नर्स लेकर जा रही होती है। वो एक रूम के बाहर से गुजरता है तो रूम के अंदर देखता है कि लैन लिन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रुआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी लैन उससे जानबूझकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। लैन ये सब कुछ देखकर रुआन पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो। फिर वो लिन को खड़ा करती है और रुआन को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। रुआन जब नीचे गिरता है तो उसको दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें एक बार का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर लैन, लिन और उनके फ्रेंड्स भी आई हुई होती हैं। फ्रेंड्स लिन को कह रही होती हैं कि तुम लैन की लाइफ को इतना बुरा क्यों करते जा रहे हो, तुम इसकी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो। क्या तुम नहीं जानते कि इसने लास्ट टाइम तुम्हारे लिए स्काई डाइविंग की थी। इसको अल्कोहल से एलर्जी है लेकिन वो तुम्हारे लिए फिर भी पी गई थी और अभी तुम चाहते हो कि वो अल्कोहल पिए। लिन कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और हम लोग लैन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है। फिर रुआन उसके हाथ से वो ग्लास ले लेता है और लैन को कहता है कि तुम एक रॉन्ग पर्सन को चूज कर रही हो। क्या तुम जानती हो ना कि अगर अल्कोहल की क्वांटिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई तो तुम मर भी सकती हो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। तो अब ये ड्रिंक तुम्हारे लिए मैं पी लेता हूँ। फिर जब वो नीचे होता है तो उसके पॉकेट से एक मेडिसिन नीचे गिर जाती है। उस मेडिसिन को लैन उठा लेती है और हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। फिर लैन सोचती है कि मेरे लिए हमेशा साइलेंटली मेरे आगे रुआन ही खड़ा रहा है। लिन ने तो कभी भी मुझे लिफ्ट तक नहीं करवाई है। लेकिन फिर वो खुद को ही कहती है कि तुम ये क्या सोच रही हो, तुम लिन से प्यार करती हो, रुआन से नहीं। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि लिन और लैन की पिक्चर्स को देख रहा होता है और फिर वो कहता है मेरा इंतजार करना किंग, मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। तभी उसके पास एक कॉल आती है और लैन उसको एक क्लब में बुला रही होती है। फिर वो भागता हुआ जब वहाँ पर जाता है तो लिन उसको कहता है कि मुझे पता था कि लैन के बुलाने पर तुम जरूर आओगे। फिर रुआन लैन को एक सुशी देता है तो लिन कहता है कि ये सुशी तो बहुत ही ज्यादा ग्रीसी है, तुम दूसरी लेकर आओ। फिर वो 2 के 3 दफा सुशीज लेकर आता है तो लिन कहता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और अब हम सब लोग मिलकर ये सारी ड्रिंक्स को खत्म करेंगे। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब रुआन की तबीयत खराब हो रही होती है और लैन लिन को घर ले जाने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। लैन रुआन को कहती है कि तुम लिन को प्लीज यहाँ तक तो ले आओ ना, और वो खुद बाहर चली जाती है। जब रुआन उसको लेकर जा रहा होता है तो वो खुद स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और फिर वो जोर जोर से चीखने लगता है। सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लैन रुआन को थप्पड़ मार देती है। रुआन कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, तुम मेरा यकीन तो करो। तो लैन कहती है कि ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। फिर वो रुआन को पूल में धक्का दे देती है और कहती है कि तुम दूसरों के साथ इस तरह कर सकते हो तो खुद भी इस सब का टेस्ट रखो। और हम लोग देखते हैं कि पानी में जाने की वजह से रुआन का जख्म फिर से खुल जाता है और उसको दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रुआन को देखते हैं जब उसको होश आता है तो लैन उसको कहती है कि तुम्हारी सर्जरी हुई है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी। खैर मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके सामने एक फाइल रखती है और उसको कहती है कि लिन की बर्थडे पार्टी होने वाली है और उसकी सारी अरेंजमेंट्स तुम करोगे। मैं तुम्हें बता दूं कि इस दफा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो और तुम इस सब को यकीनी बनाओगे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो कहती है कि मैंने कुछ कहा है, क्या तुमने सुन लिया। रुआन कहता है हाँ मैं सुन चुका हूँ और फिर वो खड़ा हो जाता है। तभी लैन उसके मोबाइल पर वॉलपेपर देख लेती है जो कि उसकी यंग एज का ही होता है जब वो हाई स्कूल में थी। तो लैन उसको कहती है कि मेरा वॉलपेपर तुमने यहाँ पर अपने मोबाइल पर क्यों लगाया है। मैं बहुत पहले भी ये बात तुमसे क्लियरली कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं तुम्हें लाइक करती थी और ना ही आगे करूँगी। तो इसीलिए प्लीज ये सारी बोरिंग गेम खेलना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लैन लिन के साथ केक कट करती है और फिर उसको केक खिलाती है और लैन कहती है रुआन आज की बर्थडे पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अब बताओ कि तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए या फिर तुम आज की सब कुछ ऑर्गेनाइज करने पर क्या चीज मांगना चाहोगे।
लेकिन तभी लेन बेहोश होने का ड्रामा करता है। ये सब कुछ देखकर लैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर लैन को बताते हैं कि हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ेगी लेन की, और उसके लिए हमें ब्लड चाहिए होगा, तो हम लोगों को किसका ब्लड लेना चाहिए। रोएन कहता है कि आप लोग मेरा ब्लड ले सकते हैं। फिर जब वो अपना ब्लड डोनेट कर रहा होता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप बहुत वीक हैं, लेकिन लैन रोएन को कहती है कि प्लीज लेन के लिए तुम अपना ब्लड दे ही सकते हो ना, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और ब्लड दे दो। तो फिर रोएन कहता है कि ठीक है, आप लोग मेरा ब्लड निकाल सकते हैं। ये देखकर डॉक्टर परेशान हो जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि एक्सेसिव ब्लड के निकलने की वजह से रोएन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रोएन को देखते हैं जो कि लैन के पास जाता है और लैन उसको कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर देना, लेकिन ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया है। मैंने तुमसे कह दिया था पहले से ही कि वो आलमंड से एलर्जिक है, लेकिन तुमने फिर भी केक के अंदर आलमंड्स यूज किए। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया था ना। अब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और उसके बाद उसको पूल के अंदर ले जाया जाता है और उधर ही हम लोग लेन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है। और रोएन लेन को कहता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन लेन कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम जानते हो ना कि वो मर भी सकता था। फिर उसको दोबारा पानी में डुबो दिया जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम लोग देखते हैं कि लैन और रोएन दोनों ही अच्छा टाइम साथ स्पेंड कर रहे होते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है तो लैन उसको कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुमने एक नया सबक सीख लिया होगा, अब जाओ और लिन से भी जाकर माफी मांगो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग रोएन को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल में लाया जाता है लिन के पास। तो लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लैन को पसंद करते हो, लेकिन उसको पसंद करने के चक्कर में तुम दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते हो। फिर रोएन लिन से सॉरी भी करता है और लिन स्माइल करने लग जाता है। फिर लैन रोएन को कहती है कि अब से तुम लेन का ख्याल रखोगे, और हम लोग देखते हैं कि लैन वहाँ पर एक गार्ड की तरह खड़ा हुआ होता है। लेन उसको जो काम करने के लिए बोलता है वो उसी तरह करता जाता है, लेकिन लेन उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और उसको कहता है कि चाहे तुम जो भी कर लो, लैन के दिल में तुम्हारी जगह कभी भी नहीं बन सकती है। वो सिर्फ मुझे लाइक करती है और उसके अलावा वो किसी और को लाइक कर भी नहीं सकती। और फिर वो रोएन को धक्का दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रोएन घर वापस आता है और वो बहुत थका हुआ था। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि लेन को राजी करने के लिए लैन इस दफा माउंटेन्स पर चढ़ गई है और अब तो लैंडस्लाइडिंग का भी बहुत खतरा है, क्या तुम उसके पास जाकर उसको बचा सकते हो। तो फिर रोएन फौरन से वहाँ पर भागता है। जब वो माउंटेन्स के पास पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत से लोग उसको रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम आपको नहीं जाने दे सकते, लेकिन रोएन फिर भी जबरदस्ती वहाँ पर जाता है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सामने ही लैन बेहोश पड़ी हुई होती है। फिर रोएन उसके पास जाता है और मुश्किल से उसको उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर रोएन को होश आता है। तो नर्स उसको कहती है कि आपका बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो चुका है, तो प्लीज आप हिले नहीं और रेस्ट करें। रोएन पूछता है कि अब लैन कैसी है, तो नर्स बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। ये सुनने के बाद रोएन वहाँ से उठ जाता है और लैन से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन रूम के बाहर पहुँचकर उसको अंदर से उसकी फ्रेंड्स की आवाजें आती हैं। एक लड़की लैन को बता रही होती है कि अगर वहाँ पर रोएन ना पहुँचता टाइम पर तो तुम अब तक मर चुकी होती। फिर लैन भी अपने मोबाइल पर वो सारा सीन देखती है। तो वो लड़की उसको दोबारा कहती है कि क्या अब भी तुम्हें अकल नहीं आई है, कभी तुम अपनी टांग तुड़वा लेती हो, कभी तुम रेस करती हो और कभी तुम माउंटेन पर चढ़ जाती हो, तुम असल में समझती क्यों नहीं हो सब कुछ। फिर लैन कहती है कि चाहे मैं 1000 दफा क्यों ना मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी रोएन को पसंद नहीं कर सकती हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद रोएन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक प्लांट उससे गिर जाता है। तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं और एक लड़की रोएन को कहती है कि तुम सब कुछ लैन को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते हो, तुम ये सब कुछ अपने साथ क्यों कर रहे हो। फिर वो लड़की लैन को कहती है कि तुम ही कुछ समझ जाओ, लेकिन लैन कहती है कि मैं कभी भी नहीं समझ सकती हूँ और मुझे पता है कि ये इतना आसानी से मर भी नहीं सकता, उसके पास तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, फिर मैं ऐसे इंसान से क्यों शादी करूंगी और क्यों उसको पसंद करूंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग रोएन को देखते हैं जो कि डिस्चार्ज हो चुका होता है। तभी उसके पास लैन का मैसेज आता है और वो उसको एक इवनिंग ऑक्शन में बुलाती है, तो वो फिर ओके कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर रोएन, लेन और लैन बाकी सब लोग भी आए हुए होते हैं। तभी लेन लैन को कहता है कि अब एक लास्ट थिंग आ चुकी है और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम रोएन की बोली लगवाओ और इसको बेच दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो लैन फिर रोएन को कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि इसने क्या कहा, जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो। फिर
फिर लेन जाकर रुआन को हथकड़ियाँ भी पहना देता है ताकि वो कहीं पर भाग ना सके। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी बोली लगाई जाती है और फिर 20 मिलियन पर उसको खरीद लिया जाता है। एक बूढ़ी औरत उसको खरीद लेती है। तो रुआन उस औरत के पास जाने से पहले लैन को कहता है कि देखा, अब तुमने जैसा चाहा बिल्कुल वैसा ही कर दिया है मैंने। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और लैन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन लेन उसको रोक लेता है और कहता है कि ये कुछ भी नहीं हुआ है, तुम टेंशन फ्री रहो बस। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जिसके साथ वो औरत जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन रुआन उसके सर पर एक शोपीस मार के वहाँ से चला जाता है और वो एक लिफ्ट के अंदर आ जाता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो उसको गार्ड्स पकड़कर लैन के पास ले आते हैं। लैन उसको कहती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि तुम वहाँ से भाग जाओगे, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना पता करवाया है। तो रुआन कहता है कि तुम मेरे बारे में फिक्रमंद हो रही थी, इसका मतलब है। लैन कहती है कि ये सारी तुम्हारी खुशफहमी है, इस बारे में सोचना भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं और लेन दोनों एक होने वाले हैं और कल एक पार्टी होने वाली है, तुम्हें उसके अंदर जरूर आना है। तो रुआन कहता है कि ठीक है, मैं आऊँगा, वैसे भी कल मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो लैन कहती है कि तुम किधर जा रहे हो, लेकिन तभी लैन को कॉल आ जाती है और कॉल पर लिन होता है। लिन उसको कहता है कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ कल के ओकेजन के लिए और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मेरे पास आ सकती हो ना। तो लैन कहती है कि बिल्कुल, मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। फिर वो स्माइल करके कॉल कट कर देती है और रुआन को कहती है कि कल आना बिल्कुल भी मत भूलना, और फिर वो गार्ड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जो कि तैयार हो चुकी होती है ओकेजन के लिए और वो अभी तक सिर्फ रुआन का ही वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिन आता है और उसको कहता है कि चलो, सारे गेस्ट आ चुके हैं। लैन उसको कहती है कि तुम जाकर गेस्ट को रिसीव कर लो और उनसे मिल भी लो, मैं भी थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद लिन वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि ब्रिज पर होता है। फिर वो कहता है कि किंग, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ रहा हूँ। तभी उसको लैन का मैसेज आता है और वो उसको कहती है कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, तुम कब तक पहुँचोगे। तो रुआन उसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसको मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर वो ब्रिज की एज पर जाकर खड़ा होता है और कहता है कि किंग, मेरा वेट करना, मैं जल्द ही तुमसे मिल लूंगा। और ये कहने के बाद वो जंप कर लेता है और वो अपनी सारी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को लैन को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सिर्फ रुआन का ही वेट कर रही थी। फिर लिन उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, चलो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों खड़े होकर उसका वेट कर रही हो। फिर तभी लैन रुआन के मैसेजेस पढ़ती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा, तो यानी कि सिर्फ वो मैं नहीं हूँ जिससे तुम लव करते हो, तुम्हारे दिल में हमेशा से ही कोई और थी। फिर लैन लिन को खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि रुआन के बारे में ही सोचे जा रही थी कि वो किधर जा सकता है। तभी उसके पास मैसेजेस आते हैं और उसको बताया जाता है कि कोई भी ऐसा रिजॉर्ट या फिर होटल नहीं है जहाँ पर मिस्टर रुआन के नाम से कोई बुकिंग हुई हो। हमने हर जगह उसको चेक कर लिया है, हमें वो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर वहाँ पर लिन भी आ जाता है और फिर लैन लिन को कहती है कि प्लीज, ये मेरा सीक्रेट है, तो तुम मेरे मामलात में दखल मत देना। तभी लैन को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि रुआन ने एक रिवर में जंप कर दिया है। ये सुनकर लैन बहुत हैरान हो जाती है और फौरन वहाँ से भागती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस ऑफिसर उसको रुआन का मोबाइल देते हैं और वो कहते हैं कि रुआन की बॉडी को हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हमें रिवर से उसका ये मोबाइल भी मिला था। फिर वहाँ पर लिन भी आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है। लैन कहती है कि अभी तक तो उसका कुछ भी पता नहीं चला है और उसके बाद लैन रुआन का वॉलपेपर देख लेता है और कहता है कि तुम अब क्या चाहती हो, तुम मुझे ये बता दो, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, हम लोगों को जाना होगा। लैन कहती है कि यहाँ पर एक इंसान मर रहा है या फिर जी रहा है और तुम्हें सिर्फ अपने कामों की पड़ी हुई है, तुम्हें रुआन की जरा भी फिक्र नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो लैन कहता है कि नहीं, मेरा ये सब कुछ मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में फिक्रमंद था। फिर लैन उसको कहती है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से पहले जाना चाहिए, तुम अपने ऑक्शन पर चले जाना। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी उसको होश आ जाता है और वो कहता है कि मैं किधर हूँ। वहाँ पर एक नर्स भी होती है और नर्स उसको बताती है कि आप हॉस्पिटल में हैं। आप जानते हैं कि जितने ऊंचे ब्रिज से आपने छलांग मारी थी उसके बाद तो आप बचते भी नहीं, आप 3 दिन से बेहोश हैं और आपको अभी होश आ रहा है।
आप सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे अब नहीं बचना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन लकीली आप बच चुके हैं। फिर वो उठने लगता है तो नर्स कहती है कि आप अभी नहीं उठ सकते हैं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आपको सिर्फ रेस्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब आप अनकॉन्शियस थे तो आप सिर्फ एक ही नाम बोल रहे थे, किंग। क्या वो आपकी कोई जानने वाली है? तो रुआन कहता है कि किंग कौन है और वो सब कुछ छोड़ो, मैं कौन हूँ। वो यही सब कुछ सोचने लगता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो जोर जोर से खुद को मारने लगता है कि पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर भागता हुआ आ जाता है और वो रुआन को काम डाउन करवाता है। उसको कहता है कि तुम्हारी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगी। तुम एक बहुत बड़े शौक से गुजरे हो और उससे कवर करने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। आई होप कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होगे। तुम 2 दिन मजीद यहाँ पर रुकोगे और देखना कि तुम्हारी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। तो फिर रुआन उनको ओके कर देता है और फिर नर्स और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो नर्स डॉक्टर से कहती है कि ये 3 दिन तक कोमा में ही रहा है। और डॉक्टर, मैंने ऐसा पेशेंट पहली बार देखा है जिसकी फैमिली में से कोई भी उसके लिए नहीं आया, किसी को भी नहीं परवाह कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, खैर हम उसको 2 दिन मजीद रख कर देख लेते हैं, हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर मिल जाए। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि उसी रिवर के साइड पर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसको कहती है कि हमें वो पिक्चर्स मिल चुकी हैं जिनमें हमें ये साफ पता चल रहा है कि रुआन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर लैन वो पिक्चर्स देखती है और उस लेडी को कहती है कि तुम अब जाओ और जाकर रुआन का भी पता करो, मुझे पता है कि वो बच चुका होगा। फिर जब वो लड़की वहाँ से जाती है तो लैन कहती है कि तुम अब देखो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि रुआन नाम का एक लड़का यहाँ पर एडमिट था कुछ दिनों से, लेकिन अभी वो 2 घंटे पहले ही डिस्चार्ज करके जा चुका है। फिर लैन और उसकी फ्रेंड दोनों जाकर सीसीटीवी फुटेज देखती हैं और वहाँ पर उन दोनों को रुआन मिल जाता है। तो उसकी फ्रेंड तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लैन उसको देखती है और फुटेज में दिखाया जा रहा था कि रुआन ने भी लैन और उसकी फ्रेंड को देखा होता है, लेकिन वो ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी स्ट्रेंजर को देख रहा हो। तो लैन ये सोचने लगती है कि अच्छा, तो यानी कि अब तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करोगे कि जैसे मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे। ना तुमने कोई गुड बाय बोला और ना ही तुमने कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस टाइम तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी एक मेड उसके लिए कॉफी लेकर आती है और वो कहती है कि ये कॉफी मेरे टाइप की नहीं है, प्लीज इसको तुम यहाँ से लेकर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि ये मुझसे लिन ने कहा था कि मैं आपके लिए इतना ही शुगर रखूं। तो लैन कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ये यहीं पर ही रखी रहे। और तभी लैन को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसके सामने वो कॉफी आ जाती है जो कि रुआन उसके लिए बनाया करता था। वो उसको बताता था कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, तुम्हें इतना टेम्परेचर यूज करना चाहिए और इतनी शुगर यूज करनी चाहिए और इतनी कैफीन यूज करनी चाहिए। फिर लैन उस कॉफी को उठाने लगती है, लेकिन वो तो हेलुसिनेशंस होती हैं। फिर वो फौरन से डर कर खड़ी हो जाती है और फिर तभी लैन को लेन की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करती। तभी वहाँ पर लेन खुद भी आ जाता है और लेन उसको कहता है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रही हो। लैन कहती है कि मैं बिजी हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। लेन कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जितनी भी बिजी हो लेकिन खाना खाना मत भूलो। ये देखो, ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, चलो अब खाकर बताओ कि ये कैसा बना है। लेकिन लैन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। फिर लेन जब उसको खाना खिलाता है तो वो खाना थूक देती है और कहती है कि इसका टेस्ट तो बहुत चेंज है, मुझे ये नहीं खाना। ये सुनकर लेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहता है कि कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी कॉफी से मसला है और आज तुम मुझसे कह रही हो कि खाने का टेस्ट भी चेंज हो चुका है। तुम मुझे ये क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझसे असल में चाहती क्या हो। जब से रुआन तुम्हारी लाइफ से गया है तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती जा रही हो और मैं तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हर दिन होता क्या जा रहा है। तुम रोज मेरे साथ इतना वियर्ड बिहेव करती हो, पहले तो तुम इस तरह की नहीं थी। लैन कहती है कि तुम उसको यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहे हो। तो लेन कहता है कि मैं उसको मेंशन करूंगा क्योंकि वो ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो, तुम मेरे बारे में केयर भी नहीं करती। तभी लैन से वो सारा खाना नीचे गिर जाता है तो लेन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर लैन कुछ सोचने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर लैन काम कर रही थी और रुआन उसके लिए कॉफी लेकर आया था। वो कॉफी का कप उससे गिर जाता है तो रुआन उससे कहता है कि प्लीज रुको, हिलो मत। और फिर वो उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता है और लैन उसको देखकर स्माइल करती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लैन कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर थे सब कुछ बहुत ही अच्छा था और मुझे हर चीज रेडी मिल जाया करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ उलट हो गया है।
फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर जाती है, तो वहाँ पर सारी रुआन की चीजें ही रखी हुई होती हैं। वो बाथरूम जाती है तो वहाँ पर भी रुआन का सामान होता है। वो ये सब कुछ देखकर रोने लग जाती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर लेन एक लड़की को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेडरूम की सारी थीम को चेंज कर दो, सारी थीम ब्लू हो जानी चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि लेकिन ब्लू लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ब्लू उनको सबसे ज्यादा बुरा कलर लगता है और वो नहीं चाहती थी कि उनकी कोई भी चीज ब्लू कलर की हो। तो लेन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि इस बेडरूम का ऑनर मैं हूँ और जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। और फिर लेन कहता है कि वो मेरे लिए इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बस मैंने जैसा करने को कहा है तुम सिर्फ वैसा ही करो। फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड होती है। तभी उसके पास लेन का मैसेज आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी घर पहुँच जाना। लेकिन लेन उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करती। फिर वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो सिर्फ रुआन के बारे में ही सोच रही होती है। लेन उसको कॉल्स करता है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब लैन तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है तभी उसके सामने लेन आ जाता है और उसको हग कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था, तुम रात से मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही हो, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज दोबारा इस तरह मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। तो लैन कहती है कि हट जाओ सामने से, मुझे ऑफिस जाना है। लेन कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो, लेकिन लैन कहती है कि आज मेरी बहुत ही ज्यादा मीटिंग्स हैं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए आती है। जब वो कॉफी का ऑर्डर देने लगती है तो वेटर उसको कहती है कि हम लोग जानते हैं कि आपकी कॉफी के अंदर कितनी चीज क्या डाली है। फिर जब उसको कॉफी सर्व की जाती है तो वो लड़की कहती है, मिस्टर रुआन हमसे अक्सर कहा करते थे कि जब आदतें पड़ जाती हैं तो उनको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर लैन स्माइल करती है और फिर वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो सोचती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया रुआन, तुम खुद तो मेरी लाइफ से चले गए हो लेकिन तुम्हारे ट्रेसेस मेरी लाइफ में ही रह गए हैं। तुम मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर कर चुके थे, मेरी सोच से भी ज्यादा, और देखो अब मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जो कि रुआन के घर पर जाती है। वहाँ पर वो एक बॉक्स खोलती है, उसके अंदर लैन की सिस्टर की फोटोज होती हैं। फिर वो एक डायरी उठाती है और लैन रोने लगती है। वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो मेरी बहन थी जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और फिर लैन रुआन की सारी डायरी पढ़ती है। उसमें रुआन ने लिखा होता है कि मैंने लैन के लिए बुलेट भी अपने ऊपर बर्दाश्त की, मैंने उसके लिए अल्कोहल भी पिया, मैंने उसके लिए कार रेसिंग भी की थी। ये सब कुछ पढ़कर लैन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स उसको ड्रिंक करने से मना करती हैं लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती। फिर उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम एक आदमी के लिए ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तो फिर लैन कहती है कि वो एक आदमी नहीं, वो रुआन था जो कि हर चीज में मेरे साथ बहुत सिंसियर रहा है और अब मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। तभी उसकी एक और फ्रेंड खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि जब वो तुम्हारे पास था और तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा सिंसियर था तब तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी और ना ही उसको एक नजर देखना पसंद करती थी, तो जब वो तुम्हारी लाइफ से चला गया है तो तुम्हें क्या हो गया है अब। ये सुनने के बाद लैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको धक्का दे देती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी तो रुको, तुम्हें मैं लिन की असलियत भी बताती हूँ। तुम जानती हो जब वो पूल में गिरा था तो उसको रुआन ने नहीं गिराया था बल्कि वो खुद पूल में गिरा था। उसके अलावा वो दूसरों को पैसे देता रहा है। जब रुआन को गोली लगी थी तो वो सब कुछ भी सिर्फ लिन नहीं करवाया था। वो तुम्हारे सामने एक जेंटलमैन बनने का ड्रामा करता है और तुम्हारे पीछे वो एक शैतान है, एक विलन जिसको तुम देख भी नहीं पा रही हो। अपनी आंखें खोलो। फिर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि लैन ये बिल्कुल सच बोल रही है, ये सब कुछ मैं खुद भी देख चुकी हूँ। ये सुनने के बाद लिन वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लिन वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और वो देखती है कि लिन एक आदमी को पैसे दे रहा था और उसको कह रहा था कि देख लेना, रुआन मर जाना चाहिए और उस लड़की लैन को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तक मैं लू फैमिली के सारे शेयर्स और सारे एसेट्स नहीं ले सकता तब तक, उसके बाद मैं उसको भी खुद ही मार दूंगा। ये सब कुछ देखकर लैन शॉक्ड हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जहाँ पर ली उससे मिलने के लिए जाती है और उसको कहती है कि तुम जो ट्रिक्स प्ले कर रहे हो ना उसके बारे में हर कोई जानता है, तो तुम ये मत समझना कि तुम सब कुछ करते रहोगे और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। उधर ही जब लैन घर वापस आता है तो उसको गार्ड्स पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पर लैन आ जाती है और लैन लिन को कहती है कि मुझे बताओ कि 5 साल तक तुमने मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया। तो लिन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। फिर वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती हो, मेरी फीलिंग्स बिल्कुल सच हैं।
फिर लैन गुस्से से खड़ी हो जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है। उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई थी। तो लिन कहता है कि तुम्हारे पास इस सब के लिए कौन सा एविडेंस है, तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो लैन कहती है कि मेरे पास एविडेंस है। फिर वो एक रिकॉर्डर प्ले करती है जिसके अंदर वही सारी बातें होती हैं जो कि लिन ने उस आदमी से की थी। फिर लेन हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी असलियत कितनी जल्दी पता चल चुकी है ना, मुझे नहीं यकीन था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ जान जाओगी। फिर लैन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने 2 जिंदगियां निगल ली हैं, तुम्हें अभी भी किसी बात का एहसास नहीं है। तो लेन कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार था और मुझे पैसे से, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है। तुमने मुझे पाना चाहा और मैंने तुम्हारे पैसे को। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैंने सिर्फ 5 साल तुम्हारे साथ ये सब कुछ ड्रामा ही किया था। ये जितना सब कुछ था ये मेरी फीलिंग्स नहीं थी, ये सारी प्रोडक्शन, ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा था। फिर लैन उसको दूर धक्का देती है और गार्ड से कहती है कि इसको यहाँ से ले जाओ और उसकी लाइफ को वोट्स से भी ज्यादा वोट्स बना दो। ये मुझे दोबारा कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गार्ड्स लेन को एक जगह पर जाकर फेंक देते हैं। फिर वो वहाँ से उठकर अपने डैड के ऑफिस जाता है और डैड बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे होते हैं। तो डैड उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि हमारी लिंक फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट हो चुके हैं और जिसने भी हमारे साथ शेयर्स रखे थे सब लोग अपने शेयर्स वापस लेने लग गए हैं। हमारी फैमिली के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर लेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अभी फिक्र करें और वेट करें, देखना मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करूंगा और सब लोग वापस प्रोजेक्ट लेने को तैयार हो जाएंगे। फिर वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और सब लोग उसको कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट, क्योंकि तुमने लैन के साथ जो किया है और उसकी बहन और रुआन के साथ जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो और तुम्हारे साथ यही सब कुछ होना चाहिए। वो हर किसी को कॉल करता है लेकिन कोई भी उसकी कॉल दोबारा पिक नहीं करता। ये सब कुछ देखकर लेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं जो कि लैन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सामने ही गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। जब वो जबरदस्ती करता है तो गार्ड्स उसको बाहर फेंक देते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है और वो सिर्फ बार बार लैन को कॉल्स ही किए जा रहा था और वो एक कॉल भी पिक नहीं करती है। फिर वहाँ पर लैन आती है तो लेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो लैन कहती है कि क्या मैं दोबारा रिपीट करूँ कि तुमने सब कुछ क्या किया है, लेकिन तुम कल अपने डैड को याद से लेकर आ जाना, ये तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लेन और उसके डैड दोनों वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और लैन उन दोनों से कहती है कि आप लोगों के साथ ये सब कुछ करवाने वाली मैं हूँ, क्योंकि आपके बेटे ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है रुआन के साथ। फिर वो लेन के डैड को वही रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जो कि सुनकर उसके डैड खुद भी बहुत हैरान होते हैं। फिर वो उन दोनों के सामने एक फाइल रखती है और उन दोनों को ये भी कह देती है कि एक ऑक्शन होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा उसके अंदर अपेयर हो और मैं इसकी बोली लगाऊंगी और स्टार्टिंग प्राइस होगी 1 वॉन। ये सुनकर डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को कैसे बेच सकती हो। तो लैन कहती है कि इसने भी तो रुआन के साथ ऐसा ही किया था ना, इसके कहने पर ही रुआन की बोली लगाई गई थी और उसको बेच दिया गया था, अब इसके साथ भी सब कुछ वैसा ही किया जाएगा। ये सुनकर लेन डर जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, मैं दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो लैन कहती है कि इस फाइल पर साइन करने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं, जल्दी करो, तुम लोगों ने जो भी करना है। फिर लेन और उसके डैड दोनों ही उस फाइल पर साइन कर देते हैं और लैन वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर लेन को लाया जाता है और उसकी बोली लगाई जाती है और फिर एक लेडी उसको 20 मिलियन की बोली लगाकर खरीद लेती है और लैन सब कुछ ऊपर से देख रही होती है। फिर वो लेडी लेन के पास आती है और उसको वहाँ से खींचकर अपने साथ ले जाती है और लेन चीखता ही रह जाता है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लैन को देखते हैं जब वो अपनी कार में आकर बैठती है तो उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि हम लोगों ने रुआन को ढूंढ लिया है। फिर उसको एक पिक्चर भी सेंड कर दी जाती है और वो पिक्चर देखकर लैन सोचती है कि बस अब मैंने इसको ढूंढ लिया है। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में वापस आ जाता है और वो बुक सेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और लैन उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर रुआन कहता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। लैन कहती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो रुआन कहता है कि पास में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी काफी सारी यादाश्त खो चुका हूँ, मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, तो इसीलिए शायद मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो लैन सोचने लगती है कि मैं वो लड़की हूँ जिसको 5 साल तुमने प्रोटेक्ट किया है हर ऑब्स्टेकल से और अब तुम उसी लड़की को ही नहीं पहचान पा रहे हो।
फिर लैन उसको बताती है कि मेरा नाम लैन है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो वो कहता है कि मिस लैन, वेलकम आपकी लाइब्रेरी में हमारी। आपको यहाँ से जो भी बुक्स आई है मैं आपको इशू कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। लेकिन लैन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर अपने काम के लिए जा रहा हूँ, आपको कोई भी बुक चाहिए हो तो आप मुझे कह सकती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और लैन कहती है कि क्या मैं इसको सब कुछ बता दूँ? वो तो ये तक नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। फिर रुआन उसको देखकर कहता है कि आपने कोई बात पूछनी है मुझसे? तो लैन कहती है कि नहीं, शायद मैं गलत पर्सन के पास आ गई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना पास्ट याद आना शुरू होता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी लैन उसके पास भागते हुए आ जाती है और उसको संभाल लेती है। फिर रुआन खड़ा होता है और कहता है कि आपको मेरा फेस किसी से मिलता जुलता लग रहा है क्या? तो लैन कहती है कि बिल्कुल, मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था, वो बिल्कुल आपकी ही तरह था। तो रुआन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा हो ही जाता है। फिर लैन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? तो रुआन कहता है कि बिल्कुल, मैं 3 महीने से यहीं पर ही काम कर रहा हूँ। लैन कहती है कि उससे पहले तुम कहाँ होते थे? तो रुआन कहता है कि सॉरी, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं याद कि मेरे साथ पास्ट मेमोरीज में क्या हुआ था या पास्ट में मैं क्या कर चुका हूँ। तो लैन कहती है कि क्या तुम किसी लैन नाम की लड़की को नहीं जानते हो? रुआन कहता है कि अच्छा, तो क्या आप लैन हैं? मैं आपको किस तरह जानता हूँ, क्या हम लोग फेमिलियर थे? तो लैन कहती है कि बिल्कुल, हम लोग काफी टाइम तक एक साथ रहे हैं। तुमने 5 साल मेरे साथ स्पेंड किए हैं। ये सुनकर रुआन हैरान हो जाता है। तो लैन उसको देखकर कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो रुआन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। क्या आप मुझे कोई ग्रुप फोटो या फिर कुछ भी दिखा सकती हैं ताकि मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकूं? तो लैन सोचती है कि मेरे पास तो इस तरह की कोई भी फोटो नहीं है जो कि मैंने और रुआन ने एक साथ खिंचवाई हो। फिर लैन कहती है कि हम लोग कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। तो रुआन कहता है कि बिल्कुल, आप चलकर बैठे। और फिर रुआन उसके लिए कॉफी भी लेकर आ जाता है और उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसको कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, सच में मेरे साथ क्या हुआ था पास्ट में और मैंने 5 साल आपके साथ कैसे गुजारे, क्यों गुजारे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर लैन कहती है कि ठीक है, यहाँ पर बैठकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रुआन उसको रोक लेता है और उसको कहता है कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि मैं पास्ट में कैसा इंसान था? तो लैन उसको कहती है कि तुम बहुत स्टबर्न थे और वो भी सिर्फ एक पर्सन के लिए, जिसके लिए तुमने अपनी सारी यूथ को जाया कर दिया। ये बोलकर तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और तभी उसको ड्रीम के जरिए सारी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो डर कर उठ जाता है और फिर उसके बाद वो अपने पिलो के नीचे से एक रिंग को भी उठा लेता है। उस रिंग को देखकर उसको बाकी की पास्ट मेमोरीज भी याद आ जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि लैन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें लॉरेल फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? तो लैन कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? तो रुआन कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मुझे पता चल चुका है कि पास्ट में तुम मेरे साथ किस तरह की थी। तो लैन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेन के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो रुआन कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे मत बताओ क्योंकि मैं ये सब कुछ न्यूज पर देख चुका हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। लेन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं डिटेल से जान चुका हूँ अब, और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है। तुम एक बहुत ही फजूल लड़की हो जो कि सिर्फ दूसरों को सिर्फ पेन ही देना जानती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो लैन कहती है कि प्लीज तुम मेरे बारे में ये सब कुछ मत बोलो ना, अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत थी। मैं जो तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। मैंने सब कुछ समझने में गलती कर दी थी। मैं तुम्हें एक बहुत ही रॉन्ग पर्सन समझती थी, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तो रुआन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सब कुछ पास्ट है और तुम्हें उस सब को भूल जाना चाहिए। अब मेरा और तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं रहा है, हमारे दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। फिर लैन उसको अपने बैग से एक रिंग निकाल कर देखती है और रुआन उस रिंग को देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इस रिंग को भी खो चुका हूँ। तो लैन कहती है कि ये मुझे वहाँ से मिली थी जहाँ से तुमने जंप कर लिया था, ये मुझे रिवर के पास से मिल गई थी। रुआन कहता है कि अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो लैन कहती है कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों नहीं रखती? तुम सिर्फ मुझे एक और चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तब नई लाइफ के अंदर सिर्फ तुम और मैं होंगे, इससे ज्यादा कोई भी नहीं। देखना, न्यू लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? तो रुआन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि रिवर में कूदने से पहले मेरा लास्ट रिग्रेट क्या था? तो लैन ना में सर हिलाती है। रुआन कहता है कि मेरा लास्ट रिग्रेट ये नहीं था कि मैं किंग से प्यार करता हूँ, और ना ही मेरा लास्ट रिग्रेट ये था कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आ गई हो, बल्कि मेरा लास्ट रिग्रेट ये था कि मैंने आज तक अपनी लाइफ को खुलकर क्यों नहीं जिया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को जीता रहा और अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरा सबसे बड़ा लास्ट रिग्रेट है।
लेकिन अब तुम जानती हो कि मैं अब अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। ये जो मेरी करंट लाइफ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है जो मैंने पास्ट में फेस की थी। अब मैं अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। तो लैन स्माइल करती है और कहती है कि तुम अब बिल्कुल चेंज हो गए हो। जब से तुम्हारी पास्ट मेमोरीज तुम्हें वापस मिली हैं, मुझे लगता है कि साथ साथ तुम्हें दिमाग भी मिल चुका है, लेकिन तुम्हारी आंखों में अभी तक मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है। तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ना ही तुम्हारी आंखों में कोई कॉम्प्लेन्स हैं। तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक रिलीफ है और ये सब कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी लाइफ की समझ आ चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन रुआन फिर एक बॉक्स उठा लेता है और कहता है कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि किंग की ग्रेव पर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम जानती हो कि पहले मैं सिर्फ तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जिंदा था और सिर्फ इसीलिए ही जी रहा था। उधर ही हम लोग देखते हैं कि लैन भी ये सब कुछ सुन रही होती है और इधर रुआन कहता है कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। अब मेरी लाइफ सिर्फ मेरी लाइफ है और इसके अंदर इंटरफेयर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम लोग लैन को देखते हैं जो कि कहती है कि रुआन, इस दफ़ा तो तुम किंग से भी उसकी प्रॉमिस को पूरा करके चले गए हो और अब तो तुमने उसको भी कह दिया है कि तुम उसके लिए नहीं जियोगे बल्कि तुम अपने लिए जियोगे। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने नफरत भी छोड़ दी, तुमने हर चीज़ छोड़ दी। तो इसका मतलब है कि फाइनली अब मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। तभी लैन को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि लिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उसके जुर्म की सजाओं की वजह से। क्या तुम उसको जाकर बचाना चाहती हो? तो लैन कहती है कि ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं उनको वैसा करने दो। फिर वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो किंग की ग्रेव पर जाती है और किंग से भी कहती है कि देखा, अब मैंने भी रुआन को सच में गवा दिया है। फिर दूसरी तरफ हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पर जा रहा होता है। वो लड़की आकर उसको कार्ड दे देती है और रुआन उस लड़की को बताता है कि मैंने अगले मंथ की सारी अरेंजमेंट्स पहले से ही कर दी हैं। ये सब कुछ मैं जाओ को दे दूंगा और वो ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रुआन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर आता है। तो वहाँ पर लैन पहले से ही होती है। वो लैन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लैन कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आई थी। मुझे पता है कि पेरिस बहुत ही प्यारा है। तो रुआन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पेरिस जा रही हूँ? लैन कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ देना चाहती हूँ। ये मेरी सिस्टर की डायरी है, इसको तुम संभाल कर रखना। फिर रुआन वो डायरी लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं जो कि किंग की ग्रेव पर जाती है और वो कहती है कि देखो, आज मैं तुम्हारी ग्रेव पर आ चुकी हूँ और मेरे पास मार्गरेट फ्लावर्स हैं। क्या तुम जानती हो कि इनका क्या मतलब है? इनका मतलब रीयूनियन है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ लोगों को और कुछ चीज़ों को सिर्फ पास्ट का हिस्सा ही रहना चाहिए, उनको कभी भी प्रेजेंट में वापस नहीं आना चाहिए। फिर वो फ्लावर्स वहीं पर रख देती है और रोते हुए कहती है कि बहन, लेकिन मैं फिर भी उसको भूल नहीं पाई हूँ। 3 साल गुजर चुके हैं सिस्टर, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं भूली। अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं जानती हूँ कि अब तुम भी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ रिग्रेट में ही जी रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपने आने वाली लाइफ भी इसी तरह ही गुजारनी पड़ेगी। लैन बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बस वो यही कह जा रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकी हूँ। वो बहुत ही बेटर डिजर्व करता था और मैं उसको वैसा बिल्कुल भी नहीं दे पाई। और फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।